अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपने अपनी ईद हॉलीडेज़ जो हैं वो अच्छी से एंजॉय की होंगी। और इन द आवर लास्ट लेक्चर जैसा कि हमने अपना ये जो नेगेटिव फीडबैक वाला चैप्टर था इसको कंप्लीट किया था, तो आज हम ज़रा उसकी थोड़े से ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसकी एक्सरसाइज में ज़रा इसको गो थ्रू कर लेते हैं, जो कि आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकते हैं और कुछ इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट फॉर्म ऑफ द फीडबैक, फीडबैक की क्या फॉर्म है? नंबर 1 इंक्रीज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन एम्पलीफायर और नंबर 2 रिड्यूसेस द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन एम्पलीफायर। तो जब आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन एम्पलीफायर इंक्रीज होती है तो ये नेगेटिव करंट की वजह से होती है, नेगेटिव फीडबैक की वजह से होती है। और जो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन एम्पलीफायर अगर रिड्यूस होती है तो फिर आपका नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक होता है। तो आपने दो तरह के फीडबैक पढ़े थे ना, एक तो नेगेटिव आपने करंट फीडबैक पढ़ा था, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही हमने नेगेटिव फीडबैक की वजह से पढ़ा था, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक हमने कहा था कि बहुत कम इस्तेमाल होता है और उसके बारे में हमें भी आगे जाके हम ऑसिलेटर्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव फीडबैक चूंकि स्टेबल होती है, उसमें डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स कम होते हैं, इसलिए हम उसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर्स में। और उसमें एक नेगेटिव करंट फीडबैक था, एक नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक था। और हमने पढ़ा था कि जब नेगेटिव करंट फीडबैक हो तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है, और अगर नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक हो तो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन एम्पलीफायर जो है वो रिड्यूस होती है। तो ये दोनों का डिफरेंस था। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक ऑन बैंडविड्थ? नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज द बैंडविड्थ। आपने देखा था कि बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती थी नेगेटिव फीडबैक की वजह से। जो उसकी अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी होती थी वो आगे की तरफ चली जाती थी, और जो F2 जो है वो F2 प्राइम जब बनती थी वो आगे को शिफ्ट हो जाती थी, और जो लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी थी F1 जो कि F1 प्राइम कहलाती थी वो पीछे को शिफ्ट हो जाती थी। तो उससे आपकी बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाती थी। अंडर व्हाट कंडीशन डज द फीडबैक रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन? नेगेटिव फीडबैक से। नेगेटिव फीडबैक आपकी डिस्टॉर्शन और नॉन लीनियर इफेक्ट्स को रिड्यूस करती थी। नेम द 6 एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ये 6 उसके एडवांटेजेस हैं। एक तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कम होती है, स्टेबल आपका गेन जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है, इंप्रूव्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उसका इंक्रीज हो जाता है, यानी अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी भी पीछे की तरफ आ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। वोल्टेज फीडबैक में आप लोअर आउटपुट रेजिस्टेंस को लोअर कर सकते हैं, और करंट फीडबैक में आप आउटपुट रेजिस्टेंस को हायर कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि नंबर 6 पे लोअर ऑफ द हायर इनपुट रेजिस्टेंस, और ये हायर इनपुट रेजिस्टेंस में जो है ये आप उसको भी लोअर डाउन कर सकते हैं हायर इनपुट रेजिस्टेंस को। तो ये 6 इसके एडवांटेजेस जो थे वो नेगेटिव फीडबैक के, वो आप इस चैप्टर में आप देख सकते हैं। उसके बाद विच फॉर्म ऑफ द फीडबैक इंक्रीजेज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन एम्पलीफायर? तो अभी आपने ऊपर भी पढ़ा कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होती है बाय यूज ऑफ नेगेटिव करंट फीडबैक से आपके आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। हाउ डज फीडबैक इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर गेन? स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करती है वो? तो नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी of an amplifier gain, ठीक है। Usually when the amplifiers are used in calibrated electronic instruments में internal changes will affect the accuracy of the instrument. चेंजेस कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू सप्लाई वोल्टेज शिफ्ट्स की वजह से और एजिंग के प्रोसेस की वजह से, या यानी पुराने हो जाते हैं अगर आपके, या वोल्टेज में कोई शिफ्ट आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट पुराना हो जाता है, इक्विपमेंट्स पुराने हो जाते हैं, या आपकी पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से जो है ना आपके चेंजिंग्स आती हैं उसके अंदर। तो वो जो चेंजिंग्स हैं उनको हम चाहते हैं कि वो ना आए, उसको स्टेबल करना होता है गेन को, तो फिर हम नेगेटिव फीडबैक से उसको करते हैं। नेगेटिव फीडबैक इज यूज टू मेक द एम्पलीफायर गेन इंडिपेंडेंट ऑफ दीज वेरिएबल्स। ना वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, ना वोल्टेज से शिफ्ट से इफेक्ट होता है, और ना ही वो एजिंग, यानी आपका जो अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं जो उसके, वो अगर ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो उससे भी वो इफेक्टेड नहीं होता। सो व्हाट आर द 2 कंडीशंस फॉर द पॉजिटिव फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक में हमने 2 कंडीशंस देखी थी कि आर द फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट बी 0। नेगेटिव फीडबैक के लिए देयर शुड बी अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, तब वो इसीलिए उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव फीडबैक होता था तो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है आपका, ठीक है, कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। एंड द वोल्टेज गेन अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट बी इक्वल टू 1, और जो वोल्टेज गेन है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो 1 उसका वोल्टेज गेन होता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक की निशानी 2 कंडीशंस है कि एक तो उसका फेज शिफ्ट 0 हो, और दूसरा उसकी जो वोल्टेज गेन है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 के हो, बराबर हो। फिर वाई नेगेटिव फीडबैक इज कॉल्ड डिजेनरेटिव, और पॉजिटिव को रीजनरेटिव क्यों कहते हैं? तो नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द एम्पलीफायर गेन, इसलिए उसको डिजेनरेटिव कहते हैं, क्योंकि वो आपके एम्पलीफायर गेन को रिड्यूस करता है। वो और बात है कि उसको स्टेबलाइज भी कर देता है, और उसको ज़्यादा जो है वो हमारे लिए यूज़फुल कर देता है, उसमें से नॉन लीनियर इफेक्ट्स और डिस्टॉर्शन को रिड्यूस कर देता है, बैंडविड्थ को इंप्रूव कर देता है, लेकिन आपकी जो ओवरऑल गेन है वो भी रिड्यूस हो जाती है ना, इसलिए उसको डिजेनरेटिव कहते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिजेनरेटिव। उसके मुकाबले में अलॉट ऑफ वोल्टेज गेन इज सेक्रीफाइस ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक। बहुत सारी वोल्टेज, जारी बात है, गेन जो है वो लॉस होती है इसमें नेगेटिव फीडबैक
फीडबैक में। सिंस पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेज द एम्पलीफायर गेन, पॉजिटिव फीडबैक होती तो गैर यकीनी सी है क्योंकि उसमें आपकी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं और नॉन लीनियर इफेक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, तो इसलिए एम्पलीफायर गेन को तो वो इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन इसी वजह से उसको हम रीजनरेटिव फीडबैक कहते हैं। ठीक है, वो और बात है कि उसके और बहुत सारे नुकसान आते हैं, लेकिन चूंकि वो गेन को इंक्रीज करती है इसलिए उसको रीजनरेटिव फीडबैक कहते हैं। उसके बाद ए बीटा का प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर है देन मैथमेटिकली द गेन बिकम्स इनफाइनाइट विच सिंपली मीन्स दैट देयर इज एन आउटपुट विदाउट एन इनपुट। However, इलेक्ट्रिकली स्पीकिंग दिस कैन नॉट हैपन। आपको पता है कि आउटपुट जो है बगैर इनपुट के नहीं हो सकता। व्हाट एक्चुअली हैपन्स, तो होता ये है कि एम्पलीफायर बिकम्स एन ऑसिलेटर। आपका एम्पलीफायर तब एक ऑसिलेटर बनता है जब उसके पॉजिटिव फीडबैक मिले विच सप्लाइज इट्स ओन इनपुट, जो कि अपनी ही इनपुट जो है वो उसके पास अपनी ही इनपुट होती है। इन फैक्ट टू इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशंस जो हैं ऑसिलेशंस के लिए, सर्किट ऑसिलेशंस के लिए, वो क्या होती हैं, यानी पॉजिटिव फीडबैक प्रोड्यूस करने के लिए नंबर 1 द फीडबैक मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव फीडबैक होनी चाहिए। नंबर 2 ऑसिलेशंस के लिए फीडबैक फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी, यानी बीटा ए या ए बीटा का जो फैक्टर है, वो जो प्रोडक्ट है वो यूनिटी यानी 1 के बराबर होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए ऑसिलेशंस के लिए। तो आपके पास जब भी ऑसिलेशंस आपने प्रोड्यूस करानी है तो वो पॉजिटिव फीडबैक होगी, या दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो ए बीटा फैक्टर है आपका, या बीटा ए का फैक्टर है जो आपका फीडबैक फैक्टर, वो +1 के बराबर हो, यूनिटी के बराबर हो। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन एम्पलीफायर करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ये एम्पलीफायर करैक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, उसकी वोल्टेज गेन, बैंडविड्थ, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और नॉइज इफेक्ट्स। इन सारी चीज़ों पर 1 2 3 4 5 6 ये 6 करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है आपकी वोल्टेज शंट। वोल्टेज शंट का मतलब है पैरेलल वोल्टेज फीडबैक और करंट सीरीज। ठीक है, करंट की फीडबैक सीरीज में होती है, वोल्टेज की पैरेलल में होती है ना। तो वोल्टेज शंट फीडबैक और करंट सीरीज फीडबैक का इन 6 करैक्टरिस्टिक्स पे क्या जो है वो इफेक्ट है। तो आपकी वोल्टेज गेन में जो है आपकी, अगर वोल्टेज शंट फीडबैक है तो वोल्टेज गेन डिक्रीज होगी, और करंट अगर सीरीज में है तो उसकी करंट जो सीरीज है वो भी डिक्रीज होगी वोल्टेज गेन के लिए। इसी तरह बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज होगी। ये हम नेगेटिव फीडबैक के इफेक्ट्स पढ़ें। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक में हमने कहा वोल्टेज शंट अगर होगा तो भी वोल्टेज गेन डिक्रीज होगी, करंट सीरीज है फिर भी वो डिक्रीज होगी। बैंडविड्थ इंक्रीज करेगी चाहे वोल्टेज शंट में लगाए या करंट सीरीज में लगाए, दोनों सूरतों में नेगेटिव फीडबैक से आपकी बैंडविड्थ इंप्रूव होती है। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन दोनों सूरतों में डिक्रीज होती है, चाहे आप उसको नेगेटिव फीडबैक को वोल्टेज शंट में लगाएं या फिर करंट सीरीज में देखें, दोनों में आपकी डिस्टॉर्शन रिड्यूस होती है। इनपुट रेजिस्टेंस, हाँ, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस में फ़र्क है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है नेगेटिव फीडबैक के लिए वोल्टेज शंट में, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, जो इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और करंट वोल्टेज शंट में और करंट सीरीज में इंक्रीज होती है। ठीक है, जबकि आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है वोल्टेज शंट में और करंट सीरीज में इंक्रीज होती है। तो ये जो है दोनों का फ़र्क है कि आपका जो नेगेटिव फीडबैक है उसकी इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है वोल्टेज शंट, यानी पैरेलल वोल्टेज के लिए इनपुट रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होती है। और जबकि करंट सीरीज में अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज हो रही है। उसके बाद नॉइज़ इफेक्ट क्या कहता है। नॉइज़ इफेक्ट ये कहता है, ये आपने पीछे ही इसका अलग से शॉर्ट एक पढ़ा भी था इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस का, उसका एक फार्मूला भी आपने पीछे देखा था। ठीक है, वो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक छोटा सा नोट था, ये कंट्रोल ऑफ एम्पलीफायर आउटपुट एंड इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने इसमें देखा था, इसकी वोल्टेज फीडबैक का और करंट फीडबैक का डिफरेंस पड़ा था। ठीक है, लेकिन अब चूंकि वोल्टेज शंट की बात हो रही है ना, तो वोल्टेज शंट और करंट सीरीज की बात हो रही है, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि जो आपकी इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस है, वोल्टेज शंट और जो आपकी करंट सीरीज है, दोनों सूरतों में हम देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर रही है वोल्टेज शंट के लिए और इंक्रीज कर रही है करंट सीरीज के लिए। अच्छा, उसके बाद नॉइज़ इफेक्ट हमने कहा था वो हर सूरत में डिक्रीज होते हैं। जब भी आप नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल करते हैं तो नॉइज़ इफेक्ट, डिस्टॉर्शन ये हमेशा डिक्रीज करती हैं। ठीक है, और गेन, वोल्टेज गेन भी डिक्रीज करता है, सिर्फ बैंडविड्थ इंक्रीज होती है और आपका जो आउटपुट है, जो गेन है, वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो ये इसके करैक्टरिस्टिक के इफेक्ट्स थे। व्हाट कंडीशंस लेड टू इंक्रीज गेन विद फीडबैक। अगर आप गेन इंक्रीज कराना चाहते हैं तो क्या कंडीशंस है कि आप गेन को इंक्रीज कर लें। तो पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज करा सकता है गेन को, नेगेटिव फीडबैक नहीं करा सकता। एंड प्रोड्यूसेस एक्सेसिव डिस्टॉर्शन, क्योंकि लेकिन गेन में इंक्रीज तो आ जाएगा पॉजिटिव फीडबैक से, लेकिन एक्सेसिव बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन भी आएगी, और ड्यू टू विच इट इज़ सेल्डम यूज इन एम्पलीफायर। तो ये बहुत कम जो है ना, रेयरली यूज़ किया जाता है एम्पलीफायर में। ज़्यादातर ये ऑसिलेटर की डिमांड होती है, ऑसिलेटर सर्किट की, कि वहाँ पॉजिटिव फीडबैक इस्तेमाल किया जाए।
जाता है। इट इंक्रीजेज द नॉइज एंड रिड्यूसेस द बैंडविड्थ। नॉइज इफेक्ट बढ़ जाता है, डिस्टॉर्शन बढ़ जाती है गेन बढ़ने के साथ साथ, लेकिन आपकी जो बैंडविड्थ जो पहले इंक्रीज होती थी वो डिक्रीज हो जाती है। इन पॉजिटिव फीडबैक व्हाट इज द फेज रिलेशन ऑफ द वोल्टेज फीडबैक टू द इनपुट वोल्टेज। इन पॉजिटिव फीडबैक वोल्टेज फीडबैक जो है इज इन फेज। इन फेज का मतलब होता है, जब ये आपने पीछे पढ़ा है ना और पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है इसमें, ठीक है। तो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान में, ड्यू टू विच रिजल्टेंट इनपुट जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। 0 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब होता है इन फेज होंगी वो इनपुट वोल्ट जो है ना इन फेज इनपुट वोल्टेज, ड्यू टू विच रिजल्टेंट इनपुट जो है वो इंक्रीज करेगी। अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द क्या इफेक्ट है आपकी शंट फीडबैक का ऑन इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर। तो क्या इफेक्ट है शंट का मतलब है पैरेलल फीडबैक अगर आप देंगे इनपुट इम्पिडेंस पे या इनपुट रेजिस्टेंस पे एम्पलीफायर के। तो शंट फीडबैक ऑलवेज डिक्रीजेज द इनपुट रेजिस्टेंस। याद रखें, जब हम वोल्टेज शंट की बात करते हैं तो शंट फीडबैक जब भी होगा, कहीं पे भी पैरेलल में लगाएंगे अगर आप फीडबैक, तो आपकी इनपुट की रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस हमेशा एम्पलीफायर की डिक्रीज करती है। यही वजह है कि इनपुट की रेजिस्टेंस जब वोल्टेज शंट की बात आई है ना, तो वोल्टेज शंट चाहे आप इनपुट रेजिस्टेंस हो या आउटपुट रेजिस्टेंस हो, वोल्टेज शंट जो है ना या पैरेलल जो सर्किट होता है ना, वो हमेशा इनपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों को डिक्रीज कर देता है। और जो सीरीज होता है ना सर्किट आपका करंट सीरीज, वो आपकी इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये शंट का उन्होंने फर्क बताया यहाँ पे, वो हमेशा डिक्रीज करती है इनपुट इम्पिडेंस को। बाय व्हाट फैक्टर द इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर रिड्यूसेस बाय द शंट वोल्टेज शंट फीडबैक से। तो क्या फैक्टर है जी? सिंस द फीडबैक ऑफ द नेटवर्क शंट का मतलब पैरेलल करते हैं आउटपुट को और इनपुट को ऑफ एन एम्पलीफायर, इट डिक्रीजेस बोथ द आउटपुट एंड इनपुट रेजिस्टेंस। वो आउटपुट और इनपुट इम्पिडेंसेस कह लें या रेजिस्टेंसेस कह लें, उनको डिक्रीज करते हैं इस फैक्टर से। ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये आपने प्रिंसिपल जो फीडबैक का प्रिंसिपल पढ़ा था ब्लैक बॉक्स, उसमें ये पढ़ा था 1/1 + a बीटा का फैक्टर था। इस फैक्टर से आप वो डिक्रीज होता है आपका, ठीक है। तो जो आपकी जो शंट वोल्टेज की वजह से वो जो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है वो इस फैक्टर से होती है 1/1 + a बीटा से। What happens to the input resistance of an amplifier by the voltage series? अगर आप वोल्टेज शंट की बजाय, जैसे आपने करंट सीरीज किया था, अगर आप वोल्टेज सीरीज कर दें फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? तब सीरीज सर्किट लगाने से द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर एज अ होल इज इंक्रीज्ड। तो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस जो पहले डिक्रीज हो रही थी अब वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सीरीज सर्किट आपकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। ड्यू टू द फीडबैक इट कैन बी इम्प्रूव्ड। और इस तरह से ये जो फार्मूला आपने पीछे पढ़ा था ना, RI प्राइम इज इक्वल टू RI × 1 + बीटा ए या 1 + a बीटा। तो इन फैक्ट जो भी सीरीज फीडबैक होता है वो हमेशा इंक्रीज कर देता है इनपुट रेजिस्टेंस को इस फैक्टर से 1 + a बीटा का फैक्टर। तो ये याद रखें, शंट में लगाने से हमेशा आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी वो, और सीरीज में लगाने से यानी पैरेलल में लगाने से डिक्रीज होती है आपकी, और सीरीज में लगाने से आपकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक है। और इस फैक्टर 1 + a बीटा के फैक्टर से, जिससे पहले डिक्रीज हुई थी उसी फैक्टर से अब वो इंक्रीज होती है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आएगा वो फैक्टर 1 + a बीटा, तो उसको डिक्रीज कर देगा, और जब न्यूमिनेटर में आएगा मल्टीप्लाई के साथ तो फिर वो आपकी इनपुट इम्पिडेंस जो है या इनपुट रेजिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये सीरीज और शंट का भी इफेक्ट होता है। वोल्टेज फीडबैक और करंट फीडबैक का तो एक अपना इफेक्ट है ना, लेकिन उसके अलावा जो सीरीज और शंट का इफेक्ट भी है। शंट में हमेशा डिक्रीज होगी आपकी रेजिस्टेंस और सीरीज में आपकी जो है वो इंक्रीज होती है। ये जो आपने ऊपर इस टेबल में भी देखा है। अच्छा, उसके बाद अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जो आपने प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करेंगे तो अपनी एक्सरसाइज प्रॉब्लम, जैसे अब ये है कि एम्पलीफायर का इंटरनल वोल्टेज उन्होंने आपको दिया हुआ है A = 512 है, और एंड एन आउटपुट ऑफ 12 वोल्ट है आपके पास, ठीक है। तो फीडबैक इज एडेड अंटिल 0.95 वोल्ट इज रिक्वायर्ड एज अ इनपुट टू गिव द सेम आउटपुट, फाइंड द बीटा फैक्टर। तो ये आपको उन्होंने गेन दिया हुआ है 512 का, और आपको उन्होंने क्या दी हुई है, VO प्राइम आपको दी हुई है ना। VO प्राइम में क्यों कह रही हूँ 12 वोल्ट का, क्योंकि उन्होंने इसको फीडबैक के साथ दिया ना, तो जब फीडबैक ऐड होगा तो आपकी ये VO प्राइम है ना 12 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा फीडबैक इज एडेड अंटिल 0.95 वोल्ट इज रिक्वायर्ड एज एन इनपुट टू गिव द सेम आउटपुट, यानी सेम आउटपुट जो पहले 12 वोल्ट का मिल रहा था वही अब आपको आउटपुट मिल रहा है विद फीडबैक VO प्राइम। तो प्राइम का इफेक्ट तब लगाते हैं जब आपको विद फीडबैक हो।
तो ये विद फीडबैक वीओ प्राइम भी 12 वोल्ट है, विदाउट फीडबैक वीओ भी था जो था इनिशियल वो भी 12 वोल्ट था। उसके बाद उन्होंने कहा जी वीएस जो सप्लाई वोल्टेज है ये ऐड की है ना, सिग्नल वोल्टेज कह लें या सप्लाई वोल्टेज जो आपने ऐड की है वो है 0.95 वोल्ट की। आपसे उन्होंने क्या मांगी है, फाइंड द बीटा। बीटा फैक्टर आपने निकालना है। तो आप ए प्राइम का फार्मूला, दो फार्मूलाज है ना आपके पास ए प्राइम के, एक तो गेन होता है ना ये वोल्टेज गेन, और प्राइम क्यों लगा रहे हैं हम, जारी बात है फीडबैक की वजह से। तो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जो है फीडबैक के बाद वो वीओ प्राइम, और इनपुट वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज है वीएस। तो वीओ प्राइम आपने लिखी हुई है 12 वोल्ट, और सिग्नल वोल्टेज अगर आप करेंगे तो ये आपके पास ए प्राइम आ गया। नेक्स्ट हमें चूंकि बीटा फैक्टर चाहिए तो ए प्राइम का अपना जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो आपने इसके प्रिंसिपल से ए प्राइम इक्वल टू ए ओवर 1 प्लस ए बीटा का वो फार्मूला है। तो यहाँ से 1 प्लस ए आपको चूंकि बीटा चाहिए ना, तो ज़रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए प्राइम नीचे आ जाएगा, 1 प्लस ए बीटा उधर चला जाएगा, और इसको बीटा को अकेला करना है तो आपने ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, और ए से हम उस तरफ बाद में जाके इस तरह से ये देखें डिवाइड कर देंगे ताकि बीटा अकेला हो जाए ना, और एंड पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो बीटा आपके पास अकेला सारी वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास बीटा फैक्टर आ गया जो कि फीडबैक फैक्टर है। इसी तरह ये 8.2 है, उसमें भी यही चीज़ें हैं। आपने ए जो है गेन का फार्मूला, ए प्राइम का फार्मूला जो उसका प्रिंसिपल का था वो आपने करना है। साथ उन्होंने डिस्टॉर्शन भी मांगी हुई है चूँकि ना, तो ये उन्होंने कहा एन एम्पलीफायर हैज़ एन इंटरनल गेन ऑफ 37 डेसिबल है, इंटरनल गेन। अब इंटरनल गेन कौन सी होती है, जो कि विदाउट फीडबैक होती है, उसको ए कहते हैं इंटरनल गेन 37 डेसिबल की, एंड अ 50 वोल्ट आउटपुट, और 50 वोल्ट की आउटपुट है, हैज़ 11% डिस्टॉर्शन, यानी डी जो है वो 11% है इस 50 वोल्ट का जो आउटपुट आपको मिली है। अब 50 वोल्ट आउटपुट जो आपको मिली, फीडबैक इज़ टू बी यूज टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन टू 1%। तो ये जो फीडबैक के साथ वोल्टेज जो उन्होंने आपको दी हुई है ये 50 वोल्ट, ये वीओ प्राइम है। ठीक है, डिस्टॉर्शन दी हुई है इस 50 के ऊपर, 11% डिस्टॉर्शन थी। आपने क्या करनी है कि आप चाहते हैं कि अगर 11% डिस्टॉर्शन इस 50 वोल्ट के ऊपर थी तो ज़रा 11% ऑफ 50 आप करें तो ये 5.5 हो जाएगी, परसेंटेज ख़त्म करना चाहते हैं ना हम। तो फीडबैक टू बी यूज टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन टू 1%। आपने इसको फीडबैक को इस्तेमाल करके इस डिस्टॉर्शन को, नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल करनी है, और डिस्टॉर्शन को 11% से 1% पे लेके आना है। तो अब आपका डी प्राइम जो है विद फीडबैक, ये जो 11% डिस्टॉर्शन थी ये विदाउट फीडबैक थी क्योंकि ये इंटरनल गेन से आ रही थी। अब विद फीडबैक जो अब आपके पास डिस्टॉर्शन होनी चाहिए वो 1% होनी चाहिए, यानी 1% ऑफ 50। जैसे पहले 11% ऑफ 50 निकाला है, 1% ऑफ 50 आप करेंगे तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और गेन इन डेसिबल जो है, अब आप उसका फार्मूला, क्योंकि डेसिबल में दिया हुआ है ना गेन उन्होंने, तो गेन इन डेसिबल 20 log बेस 10 वाला आप यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, और ए के साथ, ए को हमने करना चाहते हैं ना, तो यहाँ से आपके पास ए जो है वो कितनी आ जाएगी, 70.8। ये डेसिबल हम ख़त्म करना चाहते थे ना, तो ये इसीलिए हमने ये गेन का फार्मूला ये वाला लगाया कि गेन इन डेसिबल जो है वो 20 log बेस 10 वाला, और ए, तो ए की वैल्यू 37 डेसिबल आप डालेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे कि ए जो है वो 70.8 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो गेन जो है ये हमने 70.8 यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, और इस ए की वैल्यू को आपने यूज़ करना है ये जो वीओ प्राइम आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। अब ये जो ए में निकाल रही हूँ ना, दिस इज़ विदाउट फीडबैक, यानी ये जो आप गेन करेंगे गेन विदाउट फीडबैक है, ये गेन विदाउट फीडबैक। और ये जो ए प्राइम वाला गेन है ये है गेन है आपका गेन विद फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के साथ। ठीक है, नेगेटिव कह रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक के साथ ये ए प्राइम है। अब ये जो आपने विदाउट फीडबैक वाला गेन है उसका फार्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज वीओ प्राइम डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, इसकी वी आई प्राइम होती है। ठीक है, तो आउटपुट ओवर इनपुट का फार्मूला, यहाँ से आपके पास वी आई प्राइम नहीं है तो क्योंकि इनपुट सिग्नल उन्होंने आपसे मांगा है ना, तो वी आई प्राइम जो है वो आपके पास वीओ प्राइम ओवर ए कर लें, ए की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, तो ये आपके पास आ जाएगी ए, यानी गेन विदाउट फीडबैक। अब अगर गेन विद फीडबैक निकालना चाहते हैं तो ये उसका प्रिंसिपल था आपके पास ए प्राइम इक्वल टू ए ओवर 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, तो ये ए जो आपने लिखी हुई है ऊपर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, ये फार्मूला आप लगाएंगे, और ये फार्मूला लगाने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ए प्राइम की। ठीक है,
उसके बाद अब आपने क्या करना है, अच्छा बीटा ये जो इधर चाहिए था ना वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बीटा तो हमें गिवन नहीं है ना, तो यहाँ पे बीटा डालने से पहले आप इस डिस्टॉर्शन का फार्मूला भी लगा लेंगे। डिस्टॉर्शन का फार्मूला होता है डी प्राइम इक्वल टू डी ओवर 1 प्लस ए बीटा ना। तो आपके पास डी प्राइम भी है, आपके पास डी भी है और ए भी है, तो आप वो सारा डाल के आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको उधर ले जाएं उसको इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और उसके बाद बीटा को अकेला करें तो आपके पास ये बीटा आ जाएगा। इस बीटा को हम इधर यूज़ कर लेंगे ना यहाँ पे, जहाँ के लिए हमें ए प्राइम की वैल्यू चाहिए थी, तो इस बीटा को हमने इधर यूज़ कर लिया, यहाँ से हमारे पास ए प्राइम की एक वैल्यू आ जाएगी। अब ए प्राइम का एक और फार्मूला होता है, अभी जो हमने शुरू में पढ़ा है कि ए प्राइम जो है वो किसके बराबर होती है, वी ओ प्राइम ओवर वी एस, ठीक है ना। जैसे ए बराबर होती है वी ओ प्राइम ओवर वी आई प्राइम, ये विदाउट फीडबैक वाली, और जो ए प्राइम होती है विद फीडबैक वाली वो वी ओ प्राइम ओवर सिग्नल वोल्टेज के बराबर होती है। अगर आपको याद हो तो हमने तब ये बात की थी कि ए जब हम निकालते थे ना तो पॉट यूज़ करते थे 2 और 3 वाला, और जब ए प्राइम निकालते थे तो ओवरऑल गेन निकालते थे ना, तो ओवरऑल गेन, और ये इंटरनल गेन होता था। जब एक्सटर्नल गेन निकालना होता था तो पॉट 1 और 3 यूज़ करते थे। तो पॉट 1 और 3 जब आप यूज़ करते थे तो ये सिग्नल आउटपुट होता था वी ओ प्राइम और इनपुट जो है वो सिग्नल होता था। और इंटरनल गेन के लिए आउटपुट तो वही होता था पॉट 3 पे वी ओ प्राइम, लेकिन फिर हम जो इनपुट यूज़ करते थे वो पॉट 2 वाला यानी वी आई प्राइम वाला यूज़ करते थे। तो ये खैर हमने ए प्राइम अब निकालने हैं विद फीडबैक और वी ओ प्राइम ओवर वी एस करके पॉट 1 और 3 वाला, और जहाँ से वी एस जो है सिग्नल वोल्टेज वो हमने वी ओ प्राइम ओवर ए प्राइम करके कैलकुलेट कर लिए। तो ये वही फार्मूलाज बार बार आ रहे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं अपने चैप्टर के अंदर। ये एक दो न्यूमेरिकल्स में जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसी तरह एम्पलीफायर हैज़ अ मिड फ्रिक्वेंसी गेन आपको दी हुई है 300, ये उसकी मिड फ्रिक्वेंसी ए वी मिड है, और F2 जो अपर लिमिट फ्रिक्वेंसी है वो 500 किलो हर्ट्ज़ है। वी विश टू रेज द अपर लिमिट, आपको पता है अपर लिमिट तब बढ़ती है जब आप उसको नेगेटिव फीडबैक देंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे F2 प्राइम को, 5 मेगा हर्ट्ज़ तक, ठीक है, 5 मेगा हर्ट्ज़ तक लेके जाना चाहते हैं बाय द यूज़ ऑफ नेगेटिव फीडबैक। व्हाट गेन विल रिमेन, तो आपके पास क्या गेन, ए वी मिड जो पहले थी अब ए वी प्राइम मिड क्या होगी, ये मतलब है उनका। एंड व्हाट यू कैन से अबाउट द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, और उनका गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले तो हम सीधी तरह जो फार्मूला है हमारे पास F2 प्राइम का फार्मूला था इज इक्वल टू F2 इंटू 1 प्लस बीटा ए वी मिड वाला ना, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। F2 को इसके नीचे ले जाएं और यहाँ से 1 प्लस बीटा ए वी मिड आ जाएगा, और 1 उस तरफ ले जाएं तो बीटा ए वी मिड की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको बीटा चाहिए तो ए वी मिड को इसके नीचे ले जाएं, क्योंकि ए वी मिड आपके पास है तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इस बीटा की वैल्यू को आपने ए वी, चूँकि आपको ए वी प्राइम मिड वाला फार्मूला, तो ए वी प्राइम मिड का फार्मूला ये है कि ए वी प्राइम मिड जो होता है वो ए वी मिड ओवर 1 प्लस बीटा ए वी मिड के बराबर होता है, ठीक है। तो एक तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया अपर लिमिट के लिए, और दूसरा फार्मूला ए वी प्राइम मिड वाला यूज़ किया, ए वी मिड ओवर 1 प्लस बीटा ए वी मिड, ठीक है। अब ए वी मिड की वैल्यू ऊपर डाली, नीचे जो बीटा निकाली है और मल्टीप्लाई बाय ए वी मिड की वैल्यू जैसे ऊपर डाली वैसे नीचे भी डाली, तो ये आपके पास विद फीडबैक आपके पास ए वी प्राइम मिड आ गई। अब जब ये आ जाती है तो गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये गेन आपकी जो है ना वो कितनी है, विदाउट फीडबैक, दो तरह से गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट निकाला, एक विदाउट फीडबैक एक विद फीडबैक। विदाउट फीडबैक में गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट ये था कि गेन थी 300 और बैंडविड्थ आपकी क्या थी F2 माइनस F1 ना, जो कि तकरीबन F2 के बराबर होती है, क्योंकि लोअर लिमिट F1 को अगर हम 0 को अप्रोच करा दें तो हम उसको F2 के बराबर ले लेते हैं। तो आपके पास गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट क्या बनता था, बैंडविड्थ क्या थी 500 किलो हर्ट्ज़ ना विदाउट फीडबैक। तो 500 किलो हर्ट्ज़ का मतलब है 500 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय इसको हमने कर दिया गेन क्या था विदाउट फीडबैक 300, ये दोनों मल्टीप्लाई किए, ये आ गया विदाउट फीडबैक। अब विद फीडबैक अगर हम देखेंगे तो गेन आपकी जो थी बैंडविड्थ F2 प्राइम को अप्रोच कर रही थी, ये हमने फार्मूला पीछे पढ़ा है अगर आपको याद हो कि बैंडविड्थ का फार्मूला होता है F2 माइनस F1, ठीक है। और अगर आप इसको प्राइम के साथ पढ़ें विद फीडबैक तो F2 प्राइम माइनस F1 प्राइम, और दोनों सूरतों में F1 वाली टर्म जो है चूँकि वो लोअर लिमिट है वो 0 को अप्रोच कर जाती है, तो आपकी बैंडविड्थ जो है चाहे प्राइम विद फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक के साथ हो, तो बैंडविड्थ प्राइम अब नेगेटिव फीडबैक के साथ वो F2 प्राइम को अप्रोच कर जाता है ना, तो जो F2 प्राइम की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने विद फीडबैक आपकी हो गई थी वो 5 मेगा हर्ट्ज़ यानी 5 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़ मल्टीप्लाई बाय जो आपके ये तो हो गई ना आपकी बैंड जो है गेन और बैंडविड्थ का, बैंडविड्थ तो आ गई आपकी ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 5 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़। और अब आपका गेन क्या था ए वी प्राइम जो आपने ऊपर निकाला है 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय दिस 5 मेगा हर्ट्ज़, तो ये आपके पास गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट आ गया। अब दोनों में आप ये देखें दोनों का सेम है,
यानी विदाउट फीडबैक जो गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट है और जो विद फीडबैक गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट है वो दोनों सेम है। इट मीन्स वैसे तो बैंडविड्थ तो इम्प्रूव होती है विद नेगेटिव फीडबैक, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट है गेन बैंडविड्थ का वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोडक्ट में इसलिए चेंज नहीं आता कि गेन पहले शुरू में क्या था कि आपके पास जो बैंडविड्थ कम थी और गेन ज़्यादा था, 300 था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, जब आपने फीडबैक अप्लाई कर दिया तो आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा हो गई, 5 × 10⁻⁶ हो गई, और गेन कितना जो पहले 300 था वो 30 हो गया। ठीक है, फ़र्क हुआ ना। ये इस तरह हुआ जैसे 1 × 2 = 2 × 1, तो आंसर तो सेम रहता है ना। तो पहले अगर आपकी बैंडविड्थ कम थी और गेन ज़्यादा थी, तो बाद में आपकी बैंडविड्थ इंप्रूव होगी नेगेटिव फीडबैक से, लेकिन गेन कम हो गई, तो दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम रहा। तो जो है ना, विद या विदाउट फीडबैक पे गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी 8.3 थी एग्जाम्पल। इसी तरह अब आप 8.4 ट्राई करें, सेम यही फार्मूलाज AB प्राइम मिड के और F2 प्राइम के यूज़ होंगे। इसी तरह 8.5 में देखें कि डिस्टॉर्शन का ऑडियो एम्पलीफायर है, ठीक है, और 500 वोल्टेज गेन और जो है 11% डिस्टॉर्शन, ये उसी तरह से, और उसको आप 1% करना चाहते हैं। ये बिल्कुल जैसे इस एग्जांपल में आपने ऊपर किया है कि आप डिस्टॉर्शन को जो है वो 11% से 1% 8.2 में किया है, ठीक है। ये उसी तरह है। इसको आगे अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टॉर्शन का फार्मूला लग रहा है D' = D/1 + A बीटा, और यहाँ से आप बीटा फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद F1 प्राइम लिमिट विद फीडबैक इज़ ये। अब F1 प्राइम अगर आप निकालना चाहते हैं तो फीडबैक के साथ वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये उन्होंने चीज़ें आपसे मांगी थी इसके अंदर कि व्हाट इज़ द बैंडविड्थ एक्सटेंशन व्हेन अपर लिमिट फ्रिक्वेंसी इज़ 8 kHz, ठीक है। तो अगर बैंडविड्थ की एक्सटेंशन क्या होगी अगर अपर लिमिट फ्रिक्वेंसी जो है वो 8 kHz हो जाएगी। तो ये जो आपने अब आखिर में जो निकालेंगे तो आप F1 प्राइम की लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस वैल्यू से, ठीक है। 8 kHz जो उसकी अपर लिमिट है उससे आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला वही हैं जो आपने पहले यूज़ किए हैं, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन रिलेशन से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद करंट सीरीज़ फीडबैक में ये उन्होंने आपको दी हुई है, RC भी दी हुई है, RB भी दी है, यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस भी दी हुई है, बेस रेजिस्टेंस दी हुई है, इमीटर रेजिस्टेंस दी हुई है, BJT सर्किट उन्होंने कहा बता रहे हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वाला ना। और उसमें हमने HFE जो आपकी करंट गेन है वो 120 है, HIE जो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस है वो 900 ओहम है। उन्होंने कहा उसका बीटा निकालें। तो बीटा निकालने के लिए एंड गेन निकालें विद एंड विदाउट फीडबैक, दोनों तरह से आपने उसको निकालना है। तो GM पहले निकालें HFE/HIE करके, ठीक है। ये फार्मूला होता है GM का ट्रांस कंडक्टेंस का ना, उससे हम पहले GM निकालेंगे। उस GM को क्यों निकालना ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट फीडबैक या विद फीडबैक GM की ज़रूरत होती है ना। A बराबर होता है -GM RC, -GM R ना, RC का मतलब है कलेक्टर रेजिस्टेंस जो जिसको हम R भी कहते होते हैं। तो चाहे -GM R, चूँकि उन्होंने इधर सर्किट में RC कहा हुआ है तो हम उसको RC कह लेंगे, वरना उसको R भी कह लेते हैं। सो A = -GM R, एक ये वाला फार्मूला, -GM RC वाला फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करें। एक ये आ गई विदाउट फीडबैक, विद फीडबैक A' = -GM RC ऊपर डिवाइडेड बाय वो जो फैक्टर, क्योंकि गेन रिड्यूस होता है ना, गेन रिड्यूस होता है किस फैक्टर से, बाय द फैक्टर 1 + A बीटा से, ठीक है। तो आपका वो जो फैक्टर जब वो गेन रिड्यूस होता था तो 1 + A बीटा की बजाय उसको हम जब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते थे तो 1 + GM RE हम कहते थे। RE जो है यहाँ पे फीडबैक के तौर पे यूज़ होता है। अगर RE 0 हो जाएगा यानी फीडबैक 0 हो जाएगी तो आपका A' दोबारा से -GM RC बन जाएगा जैसे पहले था। तो विद फीडबैक में ये फैक्टर 1 + GM RE ये नीचे आता था डिनोमिनेटर में। तो RE क्या होता था, मीटर रेजिस्टेंस। तो मीटर रेजिस्टेंस फीडबैक प्रोवाइड करता था। तो यहाँ पे अगर हम -GM की वैल्यू जो है वो डालें और RC जो है, अब ये जो इन्होंने GM के साथ ये ऐसे करके लिखी हुई ना एक चीज़, ये बेसिकली उसकी कंडक्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है ना। यानी उसकी जो यूनिट है ना मोहो, अब अगर आप इसको गौर करें ना, ओहम का सिंबल ऐसे होता है ना, ओहम ऐसा होता था, तो ये इन्होंने ओहम को उल्टा बनाया हुआ ऐसे, मोहो, ठीक है, ये वही है सिंबल है। तो उसके बाद इन्होंने जी ये GM की वैल्यू डाली हुई है और RC जो है उसकी जो आपको गिवन है वो डाली हुई है 1 + GM RE इमीटर रेजिस्टेंस पुट की है। तो आप A' भी निकाल सकते हो। और बीटा एंड पे बीटा फैक्टर जो है आपको पता है वो आपके फीडबैक फैक्टर है -RE/RC, ये पुट करके तो बीटा फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती ना, तो वो -0.23 आ जाता है।
तो ये 8.6 थी। 8.7 में भी अगेन आपने यही वाला इसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह आपने GM निकालना है, A निकालना है, RI आपकी इनपुट रेजिस्टेंस HI के बराबर होती है, RO R के बराबर होती है, या RC जैसे ऊपर देखा है उसके बराबर भी हो सकती है। इस तरह A प्राइम जो है -GM RO 1 + GM, ये वही वाले फार्मूले आप यूज़ करें विदाउट फीडबैक, विद फीडबैक। और उसके बाद आपने इसका बीटा फैक्टर निकाला, जैसे ऊपर निकाला -RE/RC करके। इधर उन्होंने RC नहीं कहा हुआ, इधर उन्होंने उसको R ही कहा हुआ है ना, तो R कह लें या RC कह लें, वो कलेक्टर रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है। तो इस तरह अगर वो डाटा में RC कहेंगे तो आप इधर RC कह लेंगे, अगर वो डाटा में R कह रहे हैं तो आप इधर इसको R कह लेंगे। होता है वो कलेक्टर रेजिस्टेंस है जो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। यहाँ पे तो बीटा फैक्टर आ जाएगा। बीटा फैक्टर के बाद हम अब इसमें मज़ीद जो हमने यहाँ तो ऊपर तो सिर्फ बीटा फैक्टर तक निकाला था ना, यहाँ पे अब आप इसका A प्राइम कैलकुलेट कर लें। वो जो इसका प्रिंसिपल ऑफ वो जो वर्किंग था नेगेटिव फीडबैक का जो ब्लैक बॉक्स, उसका फार्मूला A प्राइम इक्वल टू A ओवर 1 + A बीटा का फार्मूला लगाएंगे, तो A प्राइम आपने इस तरीके से भी कैलकुलेट कर ली। और अब आप RI जो है वो HIE × 1 + GM RE, ये वाला फार्मूला इनपुट रेजिस्टेंस का। फिर आउटपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने पीछे पड़ा हुआ है 1 + GM RE/HOE। RE इमीटर रेजिस्टेंस, HOE क्या है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। तो ये पुट कर दिया आपने HOE, ये ऊपर गिवन है आपको 10⁻⁴ मोहो, ठीक है। तो ये वो जो है ओहम का इन्वर्स है, ठीक है। तो ये HOE है आपके पास। ये बेसिकली ये जो कंडक्टेंस की टर्म है HOE ना, बिकॉज HOE होता तो आउटपुट रेजिस्टेंस, लेकिन बेसिकली HOE जो है ना वो आउटपुट रेजिस्टेंस को 1 ओवर आउटपुट रेजिस्टेंस को शो करता है। ये आप ज़हन में रखें कि HOE आता आउटपुट रेजिस्टेंस से है, लेकिन ये 1 ओवर आउटपुट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। दैट्स वाई इसकी यूनिट जो है वो ओहम नहीं होती, ये बेसिकली रेजिस्टेंस नहीं होता, ये कंडक्टेंस बन जाता है ना, क्योंकि ये HOE रिप्रेजेंट्स 1 ओवर RO यानी आउटपुट रेजिस्टेंस, और वो 10⁻⁴ मोहो है, ठीक है। तो वो कंडक्टेंस को शो करेगा। तो यहाँ आपने उसकी वैल्यू पुट की और ये आपके पास RO की वैल्यू भी आ गई। तो ये फार्मूलाज सारे अगर आप याद रखें, GM का, A का, RI किसके बराबर है, A प्राइम क्या है GM की फॉर्म में, A प्राइम क्या है बीटा फैक्टर की फॉर्म में, ठीक है। तो गेन, वो जो आपका गेन और बीटा फैक्टर की फॉर्म में, तो वो भी आप 2 A प्राइम है ना, आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं GM की फॉर्म में, और A और बीटा की फैक्टर की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इनपुट रेजिस्टेंस का ये फार्मूला आपने पढ़ा था, RI = HI × 1 + GM R। आउटपुट रेजिस्टेंस का ये जो फार्मूला है, इसमें जो नीचे वाला HOE है, याद रखें ये 1 ओवर आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, और वो इसीलिए उसकी यूनिट मोहो है, ओहम नहीं है, ठीक है। जबकि जो आपकी HIE होती है ना, वो रेजिस्टेंस होती है इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लेकिन ये जो आउटपुट HOE है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस से कैलकुलेट आप करते हैं, ये कंडक्टेंस होती है बेसिकली 1 ओवर आउटपुट रेजिस्टेंस। आप इसे 1 ओवर RO या 1 ओवर ROE भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये 8.7 एग्जाम्पल के बाद ये अब FET वाला लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था ना, FET एम्पलीफायर में, उसमें GM ये है, उन्होंने कहा RD जो आपकी ड्रेन रेजिस्टेंस जो कलेक्टर की जगह लगाते हैं आप, तो वो ड्रेन रेजिस्टेंस है, GM उसकी ट्रांसकंडक्टेंस है, और ड्रेन रेजिस्टेंस। उसके बाद R1 + R2 की वैल्यू उन्होंने दी है, बीटा फैक्टर दिया, फाइंड द गेन विद एंड विदाउट फीडबैक। तो आपने विदाउट फीडबैक तो गेन AV = -GM RD करके आ जाता है, ठीक है। तो फीडबैक रेजिस्टेंस जो है वो R2, ये फार्मूला आपने ऊपर पढ़ा था ये FET के लिए जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, और उसमें बीटा जो है वो -R2/R1 + R2। यहाँ से आप R2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आई थिंक आपके, हाँ जी, बीटा भी है आपके पास, R1 + R2 की वैल्यू भी है आपके पास, तो आप यहाँ से हाली R2 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस, क्योंकि R2 इसी तरह यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस है FET सर्किट में, जैसे आपकी BJT सर्किट में RE जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस होती, वो फीडबैक रेजिस्टेंस होती थी RE इमीटर रेजिस्टेंस। वो हमने कहाँ देखा है, वो हमने यहाँ पे देखा था अभी, कि जो आपकी RE है वो आउटपुट, वो आपकी फीडबैक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है यहाँ पे, ठीक है ना। इन दोनों एग्जांपल से हमने कि RE जो है बेसिकली वो फीडबैक रेजिस्टेंस होती है BJT सर्किट के अंदर, तो RE इज द BJT सर्किट में RE इज़ द फीडबैक रेजिस्टेंस। लेकिन जब FET सर्किट करेंगे तो जो आपका R2 है वो फीडबैक रेजिस्टेंस होगा, तो उसको हम यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया इस फार्मूले को लगा के। और ये फार्मूलाज आपने AV का तो सेम फार्मूला है BJT के लिए, और अब सिर्फ ये RD यूज़ हुआ है, जो कि वहाँ पे हम खाली R या RC कहते होते थे ना BJT में, और बीटा फैक्टर -R2/R1 + R2 इस तरह हमने करके कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। जो कि आपकी BJT सर्किट में ये बीटा फैक्टर आप इस तरह निकालते थे -RE/RC करके, या -RE/R करके। तो यहाँ पे उसको आप RE की जगह R2 आ गया,
माइनस माइनस की जगह आर ई की जगह R2 आ गया, और नीचे जो कलेक्टर रेजिस्टेंस होता था जिसको R या RC कहते होते थे, उसकी जगह अब आपके पास सम आ जाएगा R1 + R2 का ना, ठीक है, जो उन्होंने आपको दिया हुआ है, चूँकि मैंने आपको 100 किलो ओम का ये पुट करके हम R2 कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो है ये AV प्राइम इज इक्वल टू माइनस GM RD ओवर 1 + GM RD R2, ये जो आपने जो है ना FET सर्किट में ये गेन का फार्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है। ये आपने जो है ये लगाना है, इसमें सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है, तो आपके पास AV प्राइम आ जाएगा। ये मैं आपको याद दिला दूँ, ये AV प्राइम का फार्मूला आपने कहाँ पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक आपने यहाँ पे ये पेज 184 पे जो आपने लास्ट में निकाला था ना FET सर्किट के लिए, तो ये वो फार्मूला है AV प्राइम का, ठीक है, जो आपने पढ़ा था इसमें वोल्टेज फीडबैक विद FET, इसके अंदर आपने ये सारा कैलकुलेट किया था और ये आपने पढ़ा था इसको लास्ट में, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने है उधर यूज़ किया FET के अंदर, तो आपने ये यूज़ करके ये आपके पास -8 ये आंसर आ गया। तो ये मैंने आपको सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर दी। अब ये सारी वो रिपीटेडली वही वाली एग्जांपल्स हैं। अगर आप देखें कि एम्पलीफायर का गेन 70 है, नॉर्मल इनपुट सिग्नल जो है वो 0.1 है, फीडबैक फैक्टर 0, तो आपने ए प्राइम का फार्मूला वही यूज़ किया। इनपुट वोल्टेज अब आपकी सिग्नल वोल्टेज है VS = 1 + A बीटा × VI प्राइम करके वो निकालेंगे। आउटपुट वोल्टेज VO प्राइम होती है, ठीक है। जब फीडबैक होती है ना, याद रखें, अगर तो विदाउट फीडबैक हो तो इनपुट वोल्टेज होती है VI प्राइम और आउटपुट वोल्टेज तो सेम VO प्राइम ही होती है। लेकिन जब विद फीडबैक होती है तो विद फीडबैक क्या होता है, आपके पास इनपुट वोल्टेज VS हो जाती है और आउटपुट वोल्टेज जो वही होती है VO प्राइम। तो VO प्राइम जो है AVI प्राइम करके ये आपने वही फार्मूला A जो है = VO प्राइम ओवर VI प्राइम ना, तो वहाँ से VO प्राइम = A × VI प्राइम, तो ये फार्मूला हमने उधर से ही निकाला है। और इसी तरह ये आपकी एग्जांपल नंबर जो 8.10 यानी 10th वाली एग्जांपल है, इसमें आपने RA निकाला, RO निकाला, A प्राइम निकाला। ये सारे फार्मूला जो पीछे भी पढ़े हैं ना, GM की फॉर्म में A प्राइम के 2 फार्मूलाज आपने पूरे चैप्टर में पढ़े, एक GM की फॉर्म में -GM R ओवर 1 + GM RE, ठीक है, और एक आपने, लेकिन ये था BJT के लिए। एक A प्राइम आपने एक और भी अभी पढ़ा ना, ये वाला ये पढ़ा है FET के लिए कि -GM R की जगह कौन आ गया ऊपर, RD, और नीचे जो है वो आपके पास 1 + GM RE की जगह जो नीचे है वहाँ पे RE की जगह आपने क्या यूज़ किया है, RD R2 ओवर R1 + R2। ये FET में और BJT में ये फ़र्क है, दोनों में सेम A प्राइम की वैल्यू है। उसमें FET में आपके पास नीचे ज़रा RD के साथ R2 ओवर R1 + R2 आता है, और BJT में सिंपली आपके पास GM RE आ जाएगा, बिकॉज RE जो है वो फीडबैक रेजिस्टेंस है आपकी। अब तो ये हमने A प्राइम यहाँ पे पढ़ा। और एक A प्राइम का तीसरा फार्मूला आपको पता अपना होता है जो VI प्राइम ओवर VS होता है, ठीक है। ये फार्मूला अगर आप सारे, एक A प्राइम ये भी होता है ना, अगर आपके पास VO प्राइम आउटपुट वोल्टेज ओवर VS सिग्नल वोल्टेज, ठीक है, खाली A कैलकुलेट करना हो तो A = VO प्राइम ओवर VI प्राइम, ये खाली A का फार्मूला है जो इंटरनल गेन होता है आपका, ठीक है ना, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल गेन और ये होता है एक्सटर्नल गेन। ये वाला जो गेन आता है इंटरनल गेन, ये पोर्ट 2-3 से आता है, और ये जो एक्सटर्नल गेन आपका आता है ये पोर्ट 1-3 को इस्तेमाल करके आता था। ये बातें हमने सारी की थी। और ये आपकी RI जो है वो HI × 1 + GM RE, ये फार्मूला, RO का फार्मूला, ये सारे फार्मूलाज आप 1 + GM RE। और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दी है साथ ही 11 इन्होंने आपको 10% अलाउड टू इंटरनल गेन और ये दिए हुए इसकी, अगर आप इसके A प्राइम निकालनी है फिर इसी तरीके से आपने मतलब ये प्रैक्टिस ही करनी है आपने इन सारी प्रॉब्लम्स की। और उसके बाद ये अनदर एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, इसमें भी आपने A प्राइम निकालनी है और 3 दफ़ा निकालनी है। एक दफ़ा A को 8000 2000 करके आपने 2 दफ़ा निकाली है इसको, और फिर आपने उसका क्या किया है, और 4000 के लिए भी निकाली, 4000 8000 2000, 3 दफ़ा इसको A प्राइम को निकाला है। और उसके बाद गेन को आपने A को इक्वलेंट किया 1 = 1 ओवर बीटा करके ना, तो ये आपने A जो है वो कैलकुलेट किया है। इस तरह ये 13 वाली है, इसको भी आप देख लें, इसमें भी वही आपने A का फार्मूला VO प्राइम और VI प्राइम वाला यूज़ किया है। और VI प्राइम ने कहा अगर आपको VI प्राइम गिवन ना हो तो VI प्राइम का ये फार्मूला है VS - VF करके, क्योंकि V प्राइम ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपने उसका जब नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का प्रिंसिपल ऑफ वो उसमें पढ़ा था ना, कि बेसिक प्रिंसिपल फीडबैक का, यहाँ पे
ये देखिए अब ब्लैक बॉक्स का जो फीडबैक था कि अगर तो आपके पास नेगेटिव फीडबैक है तो वी आई प्राइम इज इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ, ये 8 पॉइंट पहली एग्जाम आपकी इक्वेशन थी। और अगर पॉजिटिव फीडबैक हो तो वी आई प्राइम इज इक्वल टू वी एस प्लस वी एफ। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और उसके बाद जब वी आई प्राइम आपके पास वी एफ आ जाएगी, क्योंकि वी आई प्राइम तो आपने निकाल ली थी, जब आपके पास वी एफ आ गई तो फिर आप बीटा फैक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और बीटा फैक्टर निकालने के बाद बीटा फैक्टर होता है ना वी एफ ओवर वी ओ प्राइम, ये वहाँ से निकाला। सो वी एफ ओवर वी ओ प्राइम करके आपने बीटा फैक्टर निकाला। वी एफ जो है वो आपने कैसे कैलकुलेट कर ली, बीटा इंटू वी ओ प्राइम करके। और ए प्राइम अगेन आपने विद फीडबैक ए ओवर 1 प्लस ए बीटा, वो जो प्रिंसिपल का फार्मूला था वो यूज़ किया। इसी तरह ये 14 वाली विदाउट फीडबैक, विद फीडबैक, ठीक है। विदाउट फीडबैक में नीचे वी आई प्राइम आता है, विद फीडबैक में नीचे वी एस आता है, ठीक है। और गेन जो होता है विद फीडबैक ए ओवर 1 प्लस ए बीटा, ये फार्मूला, ये सारे फार्मूलाज अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिसानी नीचे भी वही उसी तरह की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो और आगे भी सारी एग्जांपल्स ये आप देखते जाएं। 16 वाली भी आपने उसी उन्हीं फार्मूला से, 17 वाली भी, ठीक है। इनको अब आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें। 18 वाली भी अगर आप देखें तो 17 के बाद 18 वाली में वही चीज़ है, इन वोल्टेज शंट फीडबैक की बात हो रही है। वी विश टू इनकॉर्पोरेट 10 डेसिबल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो वोल्टेज शंट फीडबैक में फाइंड आर एफ इफ़ आर एस इज दिस, आर एस सिग्नल रेजिस्टेंस है ना, और आर जो है आउटपुट रेजिस्टेंस, जिसको आर सी भी कभी कभी कहते होते हैं, कलेक्टर रेजिस्टेंस, और ए जो है वो -50 आपको दी हुई है। तो ये नेगेटिव फीडबैक है डेसिबल में। आपने इसको निकालना होता है तो कैसे, 20 लॉग बेस 10 वाला इंटू 1 प्लस ए बीटा इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये फार्मूला आप लगाएंगे क्योंकि 10 डेसिबल का उन्होंने दिया ना। हम ये जो हमारी ख्वाहिश है इनकॉर्पोरेट करने की ना, कि हम वोल्टेज शंट फीडबैक को यूज़ करके 10 डेसिबल ऑफ जो है ना नेगेटिव फीडबैक यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हमने उसको 10 के बराबर रख के यहाँ से हमने ये 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू निकाली, उसे ए प्राइम में पुट किया। जब ए प्राइम आ जाएगी तो ए प्राइम का एक और भी फार्मूला है ना, माइनस आर एफ ओवर आर एस वाला, रेजिस्टेंस की फॉर्म में। अब ये एक और फार्मूला ए प्राइम का आपने देख लिया, ये आपके लिए न्यू है, माइनस आर एफ ओवर आर एस, जो कि आपके पास फीडबैक रेजिस्टेंस ओवर सिग्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये माइनस आर एफ, आप यहाँ से आर एफ जो है वो माइनस ए प्राइम आर एस करके आ जाएगा। तो ये आपके पास, अब ये फार्मूला भी आपने पीछे ए प्राइम का पढ़ा हुआ है, इसको भी आप ने किस टॉपिक में पढ़ा है, जब वोल्टेज शंट फीडबैक आपने पढ़ा ना, ये वोल्टेज शंट फीडबैक का ही है। तो यहाँ पे आपने ये वाला ए प्राइम का कैलकुलेट किया था, ये फाइनल फार्मूला जो आपने निकाला था, ए वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस आर एफ ओवर आर एस। पेज नंबर आपका था 183, वहाँ पे आपने ये ए वी प्राइम जो है ये कैलकुलेट की थी वोल्टेज शंट में, ठीक है। तो जो भी हर टॉपिक के अंदर उसके फार्मूलाज जो हैं वो मौजूद है, वो आपने जो भी नाम, क्योंकि उन्होंने वोल्टेज शंट का लिया था तो इसका फार्मूला हमने यूज़ करना था। इस तरह ये अब अगली में भी अनबाईपास्ड का मतलब है कि आपकी उसके साथ कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ ना, सीई जो है वो नहीं है, ठीक। तो वो अनबाईपास्ड है, सीई हमने उसके पैरेलल में नहीं लगाया हुआ, रेजिस्टेंस के पैरेलल में। सो उन्होंने कहा जी बीटा निकालें, तो आपके पास जीएम जो है वो इस फार्मूले से आता है, एच एफ ई ओवर एच आई करके। ट्रांसकंडक्टेंस है ना, ये मोहो है यूनिट। उसके बाद ए वी प्राइम निकालेंगे, माइनस जी एम की वाला फार्मूला लगाएंगे, माइनस जी एम आर ओवर 1 प्लस जी एम आर ई, ये वाला फार्मूला बीजेटी सर्किट में ये ए वी प्राइम आ गया। उसके बाद बीटा फैक्टर निकालेंगे, तो बीटा फैक्टर जो है माइनस आर ई ओवर आर, ठीक है। ये फार्मूला भी हमने बीजेटी सर्किट में पढ़ा हुआ है, जहाँ पे आर ई जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है आपका फीडबैक रेजिस्टेंस को, और आर ई जो है वो इनपुट इम्पिडेंस, उसका आर आई प्राइम जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले से। आर आई प्राइम इज इक्वल टू, ये इनपुट इम्पिडेंस है, एच आई यानी इनपुट रेजिस्टेंस प्लस एच एफ ई इंटू आर ई, ये है विद फीडबैक। यानी जब आपने फीडबैक दे दी तो फिर आपका आर आई प्राइम होता है ना, शुरू में वो आर आई था, ये भी आपने पीछे वो पढ़ा हुआ रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है। और आउटपुट विदाउट आर ई, अगर आप फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं सप्लाई करेंगे तो आपकी आर आई जो है वो एच आई, क्योंकि आर ई को अगर आप जीरो कर देना तो आपका आर आई जो है वो एच आई के बराबर हो जाएगा, तो ये आपकी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है विद फीडबैक और विदाउट फीडबैक, ये दोनों आपने, ये अगर वो कह रहे हैं ना विद आर ई और विदाउट आर ई, तो विद आर ई का मतलब है विद फीडबैक, क्योंकि ये फीडबैक रेजिस्टेंस है। विदाउट आर ई का मतलब है विदाउट फीडबैक, क्योंकि ये फीडबैक रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो एग्जाम्पल है उसमें भी ये नेगेटिव फीडबैक जो है वो आपके आउटपुट 10.5 वोल्ट है, इनपुट ये सारा दिया हुआ है। आपने ए पहले निकालना है, यानी इंटरनल गेन उसका, वही वी ओ प्राइम ओवर वी आई प्राइम करके ना। और जब एक्सटर्नल गेन निकालेंगे पोर्ट 1 और 3 को कंसीडर करके, तो फिर आपका ओवरऑल गेन जब आता है ना, तो वी ओ प्राइम ओवर वी एस
सिग्नल करके, ये भी पीछे भी मैंने आपको बताया। उसके बाद ए प्राइम हमने उसका निकाला और फिर वही ए और 1 प्लस सेम फार्मूलाज यूज़ करना है। बीटा भी हमने निकाला, तो बीटा हम इधर से निकाल सकते हैं। ये अगर आपको नहीं आता तो आप ए प्राइम का फार्मूला यूज़ करके वहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहले आप 1 को उधर ले जाएं, -1 कर दें, ए बीटा आ जाएगा और वहाँ से बीटा को अकेला करने के लिए ए दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आप बीटा फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक से हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आपकी 20 एग्जाम्पल्स थी, वो भी मैंने आपको एक दफ़ा गो थ्रू करा दी हैं। सारे फार्मूलाज भी मैंने कोशिश की है कि आप एक दफ़ा देख लें कि कौन कौन से फार्मूलाज आपने अपने इस चैप्टर में पढ़े थे। आई होप आपने ये जो है ये हमारा पूरा चैप्टर जो फीडबैक है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आता, आप दोबारा वीडियो देखें, दोबारा लिंक पर जाएँ, क्लिक करें और अगेन एंड अगेन उसको आप जो है बार बार पीछे जाके देख सकते हैं जब तक कि आपको पॉइंट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि इंशाल्लाह अब जब हमारे ओपन होंगे तो अब उसके बाद मैंने ये सारे क्विज़ेज़ आपसे लेने हैं, ठीक है ना। तो कॉलेजेस जब आपके ओपन होंगे तो मैं आपसे ये सारे क्विज़ेज़ लूँगी, चैप्टर 1 का भी, चैप्टर 2 का भी। तो कल से हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे और आपकी जो मिड टर्म का सिलेबस है उसमें 3 चैप्टर्स याद रखें कि आपके आने हैं। तो इसीलिए इसको साथ साथ रिवाइज करें। कोई बात समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आल्सो आस्क मी इन आवर व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।